वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 21 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 21 भी एक गज़ल है। गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब तेरे। गज़ल के शायर हैं नासिर काज़मी। तो सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी और फिर लास्ट में गज़ल किसे कहते हैं इस बात को समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे मुतालिक भी सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, नासिर काज़मी की पैदाइश कब हुई, 1924 या 1925? तो नासिर काज़मी की पैदाइश 1925 में हुई। नासिर काज़मी का इंतकाल कब हुआ, 1971 या 1972? तो नासिर काज़मी का इंतकाल 1972 में हुआ। नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए, अम्बाला या फिर अमृतसर? तो नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए। अगला सवाल है, नासिर काज़मी इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर चले गए, फिर तक़सीम मुल्क के बाद इन्होंने मुस्तकिल सकूनत कहाँ इख्तियार की, लाहौर में या फिर दिल्ली में? तो नासिर काज़मी इब्तिदाई तालीम के बाद पहले तो लाहौर गए और फिर तक़सीम मुल्क के बाद ये लाहौर में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे। अगला सवाल है, लाहौर में नासिर काज़मी किस रिसाले के मुदीर रहे, ओराके-नू और हुमायूं और ज़बान उर्दू के? तो लाहौर में नासिर काज़मी ओराके-नू और हुमायूं नाम के रिसाले के मुदीर रहे। अगला सवाल है, जब नासिर काज़मी की शायरी शबाब पर थी तो उनका इंतकाल हो गया, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी इंतकाल जब हुआ था, 47 या 44? तो नासिर काज़मी 47 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। इस टाइम पर इनकी शायरी उरूज पर थी। अगला सवाल है, नासिर काज़मी की गज़लों के कितने मजमूए शाया हुए, 3 या फिर 2? तो इनकी गज़लों के 3 मजमूए शाया हुए। अगला सवाल है, नासिर काज़मी की गज़ल का मजमूआ बरगे ने कब शाया हुआ, 1953 या 1954? तो 1954 में शाया हुआ। नासिर काज़मी की गज़ल का मजमूआ दीवान कब शाया हुआ? तो दीवान शाया हुआ था 1957 में। अगला सवाल है, नासिर काज़मी की गज़ल का तीसरा मजमूआ जो कि उनके इंतकाल के बाद शाया हुआ, उसका नाम बताना है, पहली बारिश या पहली सौगात? तो इंतकाल के बाद जो मजमूआ शाया हुआ उसका नाम था पहली बारिश। अगला सवाल है, नासिर काज़मी का तीसरा मजमूआ पहली बारिश कब शाया हुआ? तो पहली बारिश 1975 में शाया हुआ था। नासिर काज़मी की नज़मों के मजमूओं का क्या नाम था, निशाते ख्वाब या निशाते सफ़र? तो नासिर काज़मी की नज़मों के मजमूए का नाम था निशाते ख्वाब। अगला सवाल है, नासिर काज़मी के तनकीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीर किस नाम से यकजा कर दी गई हैं, खुश चश्मे के किनारे या खुश्क दिल के किनारे? तो आंसर होगा खुश चश्मे के किनारे। नासिर काज़मी के तनकीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीरों के नाम से एक जगह इकट्ठी कर दी गई हैं। अगला सवाल है, नासिर काज़मी की कथा कहानी का क्या नाम था, सुर की छाया या सुख की छाया? तो नासिर काज़मी की कथा कहानी का नाम था सुर की छाया। अगला सवाल, नासिर काज़मी की डेश भी मुरतब करके शाया की जा चुकी है, उनकी डायरी या फिर रिसाला? तो इनकी नासिर काज़मी की डायरी मुरतब करके शाया की जा चुकी है, पब्लिश की जा चुकी है। अगला सवाल है, नासिर काज़मी किन शोरा की गज़ल गो से मुतासिर थे, मीर तकी मीर और फ़िराक की या मीर अनीस और फ़िराक की? तो नासिर काज़मी मीर तकी मीर और फ़िराक की गज़ल गोई से मुतासिर थे। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कौन सी सदी के मशहूर गज़ल गो थे, 19वीं सदी के या 20वीं सदी के? तो नासिर काज़मी 20वीं सदी के मशहूर गज़ल गो थे। अगला सवाल है, ये शब ये ख़याल ये ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे? ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम क्या है, ये शब ये ख़याल ये ख्वाब। अगला सवाल है, सुराख से क्या मुराद है, पता या फिर खोज, जासूसी या खोज? तो सुराख का मतलब होता है पता या फिर खोज। नासिर काज़मी ने महबूब की याद को किस चीज़ से ताबीर किया है, सुबह सवेरे फूल खिलने से ताबीर किया है या फूलों की महक से ताबीर किया है? तो नासिर काज़मी ने महबूब की याद को सुबह सवेरे फूल खिलने से ताबीर किया है। अगला सवाल है, शोले में है एक रंग तेरा
बाकी है तमाम रंग मेरे। ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहते हैं कि शोले में जो नूर है वो तेरा नूर है, यहाँ तेरे से क्या मुराद है? आशिक या फिर महबूब? तो यहाँ पर तेरे से मुराद महबूब से है। अगला सवाल, आँखों में छाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे, ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब। अगला सवाल है, माजी की हसीन यादों के लिए नासिर काज़मी ने किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है? बुझे हुए सवेरे या बुझे हुए चिराग? तो माजी की हसीन यादों के लिए नासिर काज़मी ने बुझे हुए सवेरे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है सेंटेंस का। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहते हैं कि जब कोई बात या कोई शे देखता हूँ तो उसे देखकर डेश याद आता है, मैं पहले भी ऐसे चीज़ें देख चुका हूँ। मुस्तकबिल याद आता है या फिर माजी? तो नासिर काज़मी को माजी याद आता है कि वो पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं। अगला सवाल है, देते हैं सुराग फसले गुल का शाखों पे जले हुए बसेरे, ये शेर किस गज़ल से है? गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहते हैं कि चमन में जले हुए आशियानों से ये पता चलता है कि ख़िज़ा चली गई है और अब मौसम डेश की आमद दे रहा है। किसकी आमद दे रहा है? बरसात की या फिर बहार की? तो आंसर होगा बहार। नासिर काज़मी कहते हैं कि जले हुए बसेरे डेश की आमद का पता दे रहे हैं, फसले गुल की या फिर बहार की? तो आंसर होगा फसले गुल के जले हुए बसेरे फसले गुल की आमद का पता दे रहे हैं। अगला सवाल है, नासिर काज़मी की मुराद गज़ल में फसले गुल से क्या है? मौसम बहार से या मौसम बरसात से? तो फसले गुल से मुराद है मौसम बहार से। अगला सवाल है, मंजिल ना मिली तो काफ़िलों ने रस्ते जमा लिए हैं डेरे, ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे हैं पूरे हो जाएं, इसलिए कभी कभी इंसान थक कर दरमियान में रुक जाता है, यानी जो कुछ हासिल हुआ उसी पर डेश कर लेता है, अफसोस या कनाअत? तो कनाअत कर लेता है, सब्र कर लेता है। अगला सवाल है, जंगल में हुई है शाम हमको बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे, ये शेर किस गज़ल से लिया गया है? तो गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब। अगला सवाल है, नासिर काज़मी ने लफ्ज़ जंगल किस बात से ताबीर किया है? नाकामी और नामुरादी से, अंधेरे और डर से? आंसर होगा नाकामी और नामुरादी। के नासिर काज़मी ने लफ्ज़ जंगल नाकामी और नामुरादी से ताबीर किया है। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहते हैं कि बस्ती पर से मुँह अंधेरे चले थे कि शाम होने तक मंजिल पर पहुँच जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ, देश में ही शाम हो गई, रास्ते में या फिर जंगल में? तो जंगल में ही शाम हो गई। अगला सवाल है, रोदादे सफ़र न छेड़ना से पर अश्क ना थम सकेंगे मेरे, ये शेर किस गज़ल से है? गज़ल का नाम है ये शब ये ख़याल ये ख्वाब तेरे। अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहते हैं कि गम के आलम में किसी ने ये जानने की कोशिश की कि तुम पर क्या गुजरी है, तो शायद ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि ना पूछो वरना अश्क ना थम सकेंगे। क्या ना पूछो, रोदादे सफ़र या फिर बजा? तो आंसर होगा रोदादे सफ़र ना पूछो वरना अश्क ना रुक सकेंगे। सवाल नंबर 1 है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का या फ़ारसी का? तो गज़ल अरबी का लफ्ज़ है। गज़ल से मुतालिक सवालात भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सवाल 2, लुग़त में गज़ल के क्या मायने हैं? लुग़त यानी कि डिक्शनरी में गज़ल के मायने हैं औरतों की बातें करना या फिर औरतों से बातें करना। अगला सवाल है, अरब शोरा यानी कि अरब के शायर जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके इश्क की तारीफ़ करते तो इस अमल को वो क्या कहते थे? इस अमल को वो तक़्सोल कहते थे। अगला सवाल है, अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न के तारीफ़ करते तो इस अमल के अब अशार को क्या कहते हैं? देखो, 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनता है, एक से ज़्यादा शेर अशार कहलाते हैं। तो ऐसे अशार को क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। जिसमें महबूब की तारीफ़ की जाती है, ऐसे अशार को गज़ल कहते थे अरब के शोरा। अगला सवाल है, अरबी में गज़ल
ڈیش اشعار کو کہتے ہیں؟ تو عربی میں غزل عشقی اشعار کو کہتے ہیں۔ غزل کی حیت کے اعتبار سے دوسرے اشعار کے تمام مصرے ڈیش ہوتے ہیں، تو دوسری حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے غزل کے دوسرے اشعار کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، عربی زبان سے غزل کس زبان میں آئی؟ اردو میں یا پھر فارسی میں؟ تو عربی زبان سے غزل فارسی میں آئی۔ اگلا سوال ہے، فارسی شاعروں نے غزل میں کون سے بڑے کارنامے انجام دیے؟ تو فارسی شاعروں نے کیا کیا کہ غزل کے ہر شعر کو مستقل مضمون کا حال بنایا، اور ہر شعر میں مستقل مضمون بنانے کی کوشش میں کنائیوں اور اشاروں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا کی، تاکہ ہر شعر کے اندر مستقل حال بیان ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، فارسی شاعروں نے کس اعتبار سے غزل میں وسعت یعنی کہ پھیلاؤ پیدا کیا تھا؟ تو موضوعات اور مضامین کے حساب سے کہ کسی بھی ٹاپک پر غزل کو لکھا جا سکتا تھا، یہ فارسی شاعروں کی ایجاد تھی۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کون سے موضوعات ایجاد کیے تھے؟ تو عشق مجازی کے علاوہ عشق الہی، بے ثباتی دنیا، طنز و چھیڑ چھاڑ وغیرہ سبھی مضامین شامل کر لیے تھے۔ غزل میں ڈیش فارسی شاعروں کی دین ہے، تو غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ اس سے پہلے عربی شاعری میں ردیف نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے عربی شاعری میں قافیہ ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا؟ ردیف نہیں ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو میں غزل کس ادب سے آئی؟ تو اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی، اور فارسی میں غزل عربی ادب سے آئی۔ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن کیا ہے؟ یعنی کہ اردو کی سب سے مشہور شاعری کیا ہے؟ تو غزل ہے۔ اگلا سوال ہے، فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین اور ڈیش کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے؟ تو فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، عام طور پر کتنے اشعار کی غزلیں ہوتی ہیں؟ تو عام طور پر 15 سے 20 اشعار کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مقطع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ لاسٹ کے دونوں ورڈز ایز اٹ از ہوتے ہیں، رائمنگ ورڈز کی طرح میں۔ اگلا سوال ہے، غزل میں کون سے دو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلع یا پھر مقطع؟ تو غزل میں مطلع ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی کہ غزل کا مقطع ہم قافیہ ہوتا ہے، اس کے دونوں مصرے ایز اٹ از ہوتے ہیں، جیسے ابھی بتایا تھا۔ پھر سے اس سوال سے پڑھیں گے کہ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، میں نے غلطی سے مقطع بول دیا تھا۔ غزل کے کون سے دو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ تو غزل کے مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع ہو تو اس مطلع کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص دیتا ہے، یعنی کہ شارٹ فارم میں اپنا نام لکھتا ہے غزل کے آخری شعر میں۔ غزل کے جس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک، غزل کا جو آخری شعر ہوگا جس میں شاعر اپنا شارٹ فارم میں نام لکھے گا اسے مقطع کہیں گے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو تو ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ ایسی غزل جس میں ردیف اور قافیوں کی پابندی کی جاتی ہے، ایسی غزل کو ضمیم کہتے ہیں۔